क्योंकि मास्टर मुजाहिद साहब ऐसे व्यक्ति हैं कि आज वो किसी पद में नहीं है, लेकिन किसी पद में नहीं रहने के बावजूद भी जितना कर रहे हैं, तो लोगों के दिल में ज़ाहिर-सी बात है कि अपनी पैठ बना रहे हैं वो। तो हो सकता है कि इस बेस पे चूँकि कोई शक नहीं, मास्टर मुजाहिद साहब अगर जैसे आदमी अगर एमपी बने, तो इस इलाके के लिए भला ही होगा। हमारे जो मौजूदा सांसद हैं, जनाब डॉक्टर जावेद आज़ाद साहब, आप भी देख ही रहे हैं, हम भी देख ही रहे हैं और मुझसे बेहतर आप देख रहे हैं कि सांसद जी कैसे हैं। एमआईएम पार्टी गठबंधन में शामिल नहीं थी। अब ये लोग पार्टी को बदल करके गठबंधन में शामिल हो गए, तो गठबंधन का फायदा उनको मिलना चाहिए। अब अगर ये फायदा ले पाएंगे तो उसका फायदा उनको मिलेगा, और अगर दूसरी पार्टी में आकर के भी अगर वो उसका अपने सीमांचल के या जिस विधानसभा क्षेत्र से आए हैं, उस विधानसभा क्षेत्र को उसका लाभ अगर नहीं दे पाएंगे तो फिर आना बेकार है। लोगों को खेती करने के लिए जो एग्रीकल्चर की तरफ से ट्रांसफार्मर लगाना है, लोगों का ट्रांसफार्मर नहीं लग रहा है, लोगों को कंज्यूमर नहीं बनाया जा रहा है। लोगों को अगर कोई कंज्यूमर बन के बैठा हुआ भी है तो उसको कनेक्शन नहीं दिया जा रहा है। कुछ लोगों का, जो ग्रामीण लोगों का, जहाँ पे जल नल का सुविधा उपलब्ध कराया गया है, वहाँ से अगर हम लोगों को फ़ोन पे बात होती है या हम लोग के पास कंप्लेन आता है, तो सबसे ज़्यादा इसी बात की आती है कि भई हमारे यहाँ पानी नहीं आ रहा है, या अगर पानी भी आ रहा है तो स्वच्छ जल नहीं आ रहा है। किसानों के लिए मतलब कोई पहल नहीं हो रहा है, या कोई उसको ऐसा कोई योजनाएं नहीं चलाई जा रही है जिस योजनाओं का लाभ उठा के लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने खेतों का, अपने ज़मीन जो उसको इतना अच्छी ज़मीन है, उस ज़मीन का लोग सही फ़ायदा उठा पाए। नेपाल से जो पानियाँ नदियों से निकल के आती है, सिर्फ हमारी ज़मीन को काट के ले जाती है। उस पानी का हम कभी भी उपयोग कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि सरकार उस पे कोई योजनाएं चलाया ही नहीं है। मक्का बेचने की बारी आ रही है तो हमारे पास रेट नहीं है, और उस रेट में आज हमको बेचना पड़ रहा है। ये हमारी व्यवस्था है और हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तो सरकार को इस पे एक रेट तय करना चाहिए कि न्यूनतम एक रेट होना चाहिए कि इस रेट पे मक्का की खरीदारी हो। जो भी युवा गलत रास्ते में है, वो उस रास्ते को छोड़ के सही रास्ते पे आ जाएं और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए, जिस काम कभी छोटा नहीं होता है, चाहे आदमी शुरुआत तो करे, छोटा काम हो या बड़ा काम हो, पहले वो काम पे आ जाए, कुछ रोजगार वो पाले, फिर जितना जल्दी हो वो शादी विवाह कर ले। अस्सलाम आदाब, मैं रमीज़ रेज़ा, आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। आज हम मौजूद है बहादुरगंज विधानसभा अंतर्गत भाटावाड़ी पंचायत के नौजवान मुखिया मिस्कात आलम साहब के साथ बहुत सारी चीज़ों को लेकर, सामाजिक, राजनीतिक और पंचायत की कई योजनाओं को लेकर हम बात करेंगे। सबसे पहले केडीबी लाइव में पहला इंटरव्यू आपका, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं और खैर मकदम भी करते हैं कि आपने अपना बहुमूल्य वक्त दिया। जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि केडीबी लाइव की तरफ से आप यहाँ आए हैं और आप इस लायक समझे कि आप हमसे बात करें, और कुछ मुद्दों पे आप हमसे बात करिएगा, जिसमें हमारे भी कुछ मुद्दे हैं, हमारी कुछ परेशानियां हैं, जो हो सकता है कि आपके माध्यम से हम रखें, जिसका आने वाले दिनों में समाधान निकले। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे कि पंचायतों में कई योजनाएं चल रही है, लेकिन उनमें से एक नल जल योजना है, जिनकी धरातल पर जो वास्तु स्थिति है वो कुछ अलग है, लेकिन सरकार के आंकड़ों में स्थिति कुछ अलग है। सरकार का दावा है, आज ही हमने देखा सरकार के पोर्टल पर, कि 70% से अधिक गाँव के लोगों तक वो शुद्ध जल की आपूर्ति कर रहा है। कितनी सच्चाई है एक जनप्रतिनिधि होने के नाते? नहीं, ये मतलब इसमें सच्चाई बहुत कम है। इसलिए कम सच्चाई है कि कई दिनों में, एक हफ्ता में 3 बार या 4 बार कुछ लोगों का, जो ग्रामीण लोगों का, जहाँ पे जल नल का सुविधा उपलब्ध कराया गया है, वहाँ से अगर हम लोगों को फ़ोन पे बात होती है या हम लोग के पास कंप्लेन आता है, तो सबसे ज़्यादा इसी बात की आती है कि भई हमारे यहाँ पानी नहीं आ रहा है, या अगर पानी भी आ रहा है तो स्वच्छ जल नहीं आ रहा है। उसको ऐसा पानी दिया जा रहा है जो सरकार का जो लक्ष्य था कि भाई लोगों को स्वच्छ पानी मिले और लोग पानी की वजह से भी लोग स्वस्थ रहें, लेकिन हमको लगता है कि जो पानी उसको उपलब्ध कराया जाता है, हमारे यहाँ ही से सिर्फ नहीं बल्कि और दूसरे पंचायतों में भी, जहाँ पे भी ऐसी सुविधाएं अभी तक उपलब्ध कराया गया है, तो उसको स्वच्छ जल नहीं मिल रहा है, वो दूषित जल मिल रहा है, जिससे स्वस्थ तो क्या होगा, हमको लगता है कि उससे और ज़्यादा सेहत बिगड़ जाएगी। ये सरकार जो ये योजना चलाई है 7 निश्चय अंतर्गत, जो स्वच्छ जल के लिए और जल नल कह करके, हमको लगता है कि कहीं ना कहीं प्रशासन के तौर पे इसमें चूक हुई है। इन योजनाओं को जिस हिसाब से सरकार तो बहुत मोटी राशियां दिया गया है इन योजनाओं को चलाने के लिए, लेकिन हमको लगता है कि प्रशासन के तौर पे कहीं लापरवाही है। इस चीज़ को उतना मतलब इसको सीरियसली नहीं लिया जा रहा है प्रशासन के तौर पर।
इसलिए हमको लगता है कि इसमें अभी तक ये अधूरा रह गया है। स्वच्छ जल जहाँ मिलना चाहिए नहीं मिल रहा है, दूषित पानी मिल रहा है, समय पे पानी नहीं मिल रहा है, ये खराबी है। इस पे काम करने की ज़रूरत है और इसमें बहुत काम करने की ज़रूरत है, तभी आप लोगों को स्वच्छ जल उपलब्ध करा सकते हैं। कहा जाता है कि भारत की जो आत्मा है वो गांव में निवास करती है और गांव के लगभग 70 से 80% जो आबादी है वो खेती पर निर्भर है। और ऐसे में बिहार सरकार ने कहा था जब इस बार मुख्यमंत्री बने थे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कि 7 निश्चय योजना से जैसे नल जल लाया गया उसी तरह से हर खेत तक पानी पहुंचाने के लिए एक योजना थी। हम जानना चाहेंगे उस योजना के बारे में अंदर खाने कोई बात चल रही है? देखिए रमेश भाई, ये बहुत महत्वपूर्ण आपका सवाल है कि जो लोग हमारे यहाँ, चूँकि एक तो हम कृषि प्रधान देश हैं और हम गाँव में बसते हैं और गाँव सबसे अधिक सिर्फ खेती पे डिपेंड करता है और किसान लोग है, कृषि उसका मेन व्यवसाय है। और हम लोग चूँकि मक्का खेती, धान का खेती और पटुआ का खेती, ये कई खेतियां हैं, ये कई फसल हैं जो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन हम इसमें जो और जगह और स्टेट है जैसा लुधियाना है, पंजाब है, इन जगहों पे जितना फसल जो वो लोग उगाते हैं, पंजाब के लोग, किसान लोग, हरियाणा के किसान लोग, लेकिन वो बिहार के खासतौर से सीमांचल के लोग, हमारे यहाँ इतनी अच्छी ज़मीन है और हमारी जैसी ज़मीन है, लेकिन हमारी ज़मीन का हम सही फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं, इसलिए कि सरकार के तरफ से किसानों के लिए मतलब कोई पहल नहीं हो रहा है या कोई उसको ऐसा कोई योजनाएं नहीं चलाई जा रही है जिस योजनाओं का लाभ उठा के लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने खेतों का, अपने ज़मीन जो उसको इतना अच्छी ज़मीन है, उस ज़मीन का लोग सही फ़ायदा उठा पाए, ज़्यादा से ज़्यादा फसल उगाकर। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या है कि हम नदियों के बीच में घिरे हुए हैं। हमारे यहाँ पानी की बहुत कमी है कि फसल के लिए खेतों का जो बुआई के लिए या जब खेतों को पानी की ज़रूरत पड़ती है तब हमारे पास पानी उपलब्ध नहीं रहता है। और कभी जब नेपाल से हमारे पास इतना पानी आता है, जो पानी हमारे लिए बहुत बेहतर हो सकता था, हमारी खेती के लिए बहुत अच्छा साधन हो सकता था, लेकिन हमारे यहाँ से जब नेपाल से जो पानियाँ नदियों से निकल के आती है, सिर्फ हमारी ज़मीन को काट के ले जाती है। उस पानी का हम कभी भी उपयोग कर ही नहीं सकते हैं क्योंकि सरकार उस पर कोई योजनाएं चलाया ही नहीं है। जैसा सर बहुत दिनों से एक बात चल रही है रमेश भाई कि हमारे यहाँ बांध का सिस्टम किया जाए जिससे नदियों का पानी ले आकर के खेतों में डाला जाए और नदी जो इतना अच्छा पानी नदियों से आता है, वो पानी अगर हमारे खेतों में चले जाए तो हमारा खेत बिल्कुल बहुत अच्छा फसल देने लगेगा, हमारे खेत में भी उसकी जो गुणवत्ता है वो अच्छी हो जाएगी। लेकिन ना तो कोई नहर है, ना तो पानी को रोकने का है, ना और वहाँ से ले जाकर खेतों तक पहुँचाने के लिए कोई साधन है। इसलिए ये पानी सिर्फ हमारी ज़मीनों को बर्बाद करती है, हमारे फसलों को बर्बाद करती है और हम उसका कोई लाभ नहीं ले पा रहे हैं। अगर मक्का की खेती की बात करें तो किसानों का, खासकर हमारे सीमांचल में मक्का काफ़ी बड़े तादाद में, एक आंकड़ा सरकार ने पेश किया था कुछ दिन पहले कि जो पूरे भारत में मक्का की खेती होती है उसमें सीमांचल जो है सबसे बड़ा उत्पादक है, बहुत ज़्यादा मात्रा में, 1 एकड़ की अगर बात करें। लेकिन किसानों को उसका सही कीमत नहीं मिल पाता है, कोई सरकारी ऐसा मंडी नहीं है। इसके लिए बड़े नेताओं से, जो हमारे विधायक है, जो मंत्री हैं, जो सांसद है, कुछ कहना चाहेंगे हमारे प्लेटफॉर्म से कि मक्का की किसानों को उनका दाम मिले? देखिए, ये तो बहुत अफसोस की बात है कि हम कहते हैं कि भाई हम लोग कृषि प्रधान देश हैं और हम खेती पे आधारित हैं। हमारा जो रोजी रोटी है ये इसी से चलता है, हम किसान हैं। अब एक बात यह है कि इतना मेहनत करके लोग अपना फसल उगाता है और मक्का की खेती इस बार आप देख ही रहे हैं कितना ज़्यादा फसल उगाया है लोग। इसका मतलब है कि बहुत मेहनत किए हैं और मेहनत से अपना ज़्यादा से ज़्यादा लोग उम्मीद भी करते हैं कि ज़्यादा फसल इस बार आएगा, मक्का भी ज़्यादा से ज़्यादा होगा। लेकिन अफसोस इस बात की है कि मक्का में जो आज की डेट में खर्च है, कम से कम 1400-1500 रुपया उसको खर्च पड़ा है, अगर आप क्विंटल के हिसाब से भी जोड़ के देखिएगा तो। लेकिन पता है आपको कि 1300 और 1200 रुपये के रेट पर आज के डेट में खरीदारी हो रही है, जबकि सरकार को पता है कि इसका जो असल जो न्यूनतम जो उसका मूल्य होना चाहिए कितना है, क्योंकि आप उसके लागत को नहीं जोड़ रहे हैं और लागत के हिसाब से आप रेट तय नहीं कर रहे हैं। अब धान की खरीदारी हो रही थी पिछली बार जो सरकार पैक्सों के माध्यम से, तो 2200 रुपये का रेट उस पर तय किया गया था। लेकिन आज के डेट में जो मक्का जो लोग उगाया है, मक्का का इतना ज़्यादा तादाद में सीमांचल में खासतौर से मक्का की खेती हो रही है, अब जब हमको मक्का बेचने की बारी आ रही है तो हमारे पास रेट नहीं है और उस रेट में आज हमको बेचना पड़ रहा है। ये हमारी व्यवस्था है
और हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तो सरकार को इस पे एक रेट तय करना चाहिए कि न्यूनतम एक रेट होना चाहिए कि इस रेट पे मक्का की खरीदारी हो। और सरकार के पास गोडाउन है, सरकार के पास जो आपका धान खरीदने के लिए जो व्यवस्था आप कर रहे हैं, वही व्यवस्था आप मक्का के लिए भी कर सकते हैं। लेकिन सरकार इस पे बिल्कुल तो कुछ भी नहीं इस पे वो कर रही है और किसान बहुत परेशान है। इसलिए आपके माध्यम से हम सरकार से और जो कृषि मंत्री है उनसे एक उम्मीद करते हैं कि भाई किसानों के मक्का के लिए आप एक न्यूनतम रेट तय करिए कि उस रेट पे उसको आसानी से, अगर वो बाजार में ना भी ले जाए तो आपके सरकार के जो गोडाउन है उस गोडाउन में उसको दिया जाए, उसको सही मूल्य मिल जाए। क्षेत्रीय मुद्दों पर हम वापस आना चाहेंगे, लेकिन तब तक 2024 भी बहुत नज़दीक है और ऐसे में हमें एक मौका मिलेगा कि हम अपना नुमाइंदा चुने सांसद के रूप में। मौजूदा सबसे पहले हम जानना चाहेंगे मौजूदा सांसद जो कांग्रेस हैं डॉक्टर जावेद आजाद साहब, उसको लेकर मुखिया प्रतिनिधि मिस्कात आलम साहब क्या राय रखते हैं, क्या सोच है आपका? देखिए, अब हमारे जो मौजूदा सांसद हैं जनाब डॉक्टर जावेद आजाद साहब, आप भी देख ही रहे हैं, हम भी देख ही रहे हैं और मुझसे बेहतर आप देख रहे हैं कि सांसद जी कैसे हैं। अब आने वाले दिनों में निकट ही 2024 आ रहा है, 23 गुजर रहा है, तो 24 में अब इलेक्शन होने वाला है सांसद का, लोकसभा का इलेक्शन होगा। तो अब लोग तय करेंगे उसमें उनको क्या करना है। अगर वो सही काम किए हैं तो लोग वोट देंगे, या नहीं किए हैं तो लोग विकल्प तलाश करेंगे। अख्तरुल इमान साहब जो कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी से है और इस बार अगले बार वो कुछ ही वोटों से पीछे रह गए थे, तीसरे पायदान पर थे। उनको लेकर उनकी पार्टी को लेकर कुछ राय हो आपका? देखिए, अख्तरुल इमान साहब भी बहुत काफ़ी सक्रिय लीडर हैं और हर मुद्दे पे जम के बात करते हैं। बहुत मुद्दे ऐसे हैं हमारे यहाँ के जिन मुद्दों को लेके वो विधानसभा में कई बार उठाए हैं और उनका असर भी हो रहा है। जाहिर सी बात है कि जिस पार्टी से वो ताल्लुक़ रखते हैं, अभी रिसेंट में जब विधानसभा का इलेक्शन हुआ था तो उस पार्टी को 5-5 विधानसभा से यहाँ विधायक उनको मिला। जाहिर सी बात है कि उस पार्टी की काफ़ी ज़्यादा पकड़ है यहाँ पर। अब रही बात कि कांग्रेस पार्टी, अभी पिछले लोकसभा इलेक्शन से हमारे यहाँ कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट जीता है। कांग्रेस का जो कैंडिडेट है वो किस तरह का उसका कार्यकाल रहा है, इस पे लोग आकलन करेंगे और अगर वो उसमें लगेगा कि नहीं भाई वो विफल रहे हैं तो फिर लोग अपना तो विकल्प तलाश करेंगे। एक आम आकलन की अगर बात किया जाए, मजलिस के जो विधायक थे, 5 विधायक, जब वो एमआईएम में थे उसके बाद वो राष्ट्रीय जनता दल में चले जाते हैं, तो व्यक्तिगत अगर राय की बात किया जाए तो ये फैसला एमआईएम में थे वो सही था या चले गए हैं, तो इस चीज़ को आप सही कहेंगे? देखिए, ये तो जो विधायक थे वो जितने दिनों तक जिस पार्टी में रहे, एमआईएम से जीत के आए और जितने दिनों तक रहे, तो ये तो उनका अनुभव कैसा रहा है कि उनको एमआईएम में रह करके उनको क्या फ़ायदा मिला। अब वो पार्टी बदल के जब किसी दूसरी पार्टी में आए हैं और अभी जदयू के साथ उसका गठबंधन हो के सरकार बनी है, तो जाहिर सी बात है कि एमआईएम पार्टी गठबंधन में शामिल नहीं थी। अब ये लोग पार्टी को बदल करके गठबंधन में शामिल हो गए तो गठबंधन का फायदा उनको मिलना चाहिए। अब अगर ये फायदा ले पाएंगे तो उसका फायदा उनको मिलेगा, और अगर दूसरी पार्टी में आकर के भी अगर वो उसका अपने सीमांचल के या जिस विधानसभा क्षेत्र से आए हैं उस विधानसभा क्षेत्र को उसका लाभ अगर नहीं दे पाएंगे तो फिर आना बेकार है। जदयू की बात आई, चूंकि जदयू और कांग्रेस में जो सीमांचल में जो खींचातानी का माहौल चला है टिकट को लेकर के, ऐसे में कयास लगाया जा रहा है कि सीधा साधा फायदा मजलिस को मिलने वाला है आने वाले चुनाव में। क्या इस कयास को आप सही मान रहे हैं? हाँ, संभवतः ऐसा हो सकता है, इसलिए कि कांग्रेस पार्टी और जदयू पार्टी दोनों का अगर गठबंधन अगर हुआ है और टिकट के लिए ये अगर खींचतान अगर हो, जाहिर एक तो ऐसी बात है रमेश भाई कि मुझे जहाँ तक उम्मीद लगता है कि जो सिटिंग कैंडिडेट होता है, एक तो शायद उनका टिकट कटता नहीं है, लेकिन पर्यवेक्षक लोग आएंगे और सर्वे करके देंगे। सर्वे के हिसाब से जो रिपोर्ट जाएगा कि भाई पब्लिक की क्या सोच है, अगर ऐसा लगेगा कि पब्लिक की सोच के आधार पे हो तो हो सकता है कि फिर टिकट वगैरह में कुछ तब्दीलियां आए और उस हिसाब से लोग फैसला करेंगे। आपकी इस राय से लगभग हम भी व्यक्तिगत रूप से सहमति देना चाहेंगे। सिटिंग कैंडिडेट वो भी जावेद साहब, कोई जिसके राहुल गांधी के बगल में बैठने वाले व्यक्ति, उनका टिकट कटे, ये व्यक्तिगत तौर पर मुझे भी नहीं लगता, लेकिन आप ही के कुछ मुखिया साथी खुलकर हमारे चैनल में बयान दिए हैं कि वो मास्टर मुजाहिद के साथ है और उन्हें वो एमपी के रूप में देखना चाहते हैं। क्या आप भी इस तरह का कुछ बातें कहना चाहेंगे? नहीं, ये हमको लगता है कि थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा कहना,
इसलिए कि पार्टियां हैं, ये पार्टियां अब तय करेंगी कि भाई किनको टिकट दिया जा रहा है। क्योंकि मास्टर मुजाहिद साहब ऐसे व्यक्ति हैं कि आज वो किसी पद में नहीं है, लेकिन किसी पद में नहीं रहने के बावजूद भी जितना कर रहे हैं, तो लोगों के दिल में जाहिर सी बात है कि अपनी पैठ बना रहे हैं वो। तो हो सकता है कि इस बेस पे, चूंकि कोई शक नहीं, मास्टर मुजाहिद साहब अगर जैसे आदमी अगर एमपी बने तो इस इलाके के लिए भला ही होगा। अब ये बात तो पार्टी पे डिपेंड करती है कि पार्टी क्या फैसला लेती है। हम लोग तो वोट देने वाले लोग हैं, हम लोग तो जाहिर सी बात है कि जो सबसे बेहतर हो उनको वोट देंगे, क्योंकि हमारे पास अगर विकल्प बचता है तो क्यों हम ऐसे आदमी की तरफ जाएंगे जिससे हमको कम फायदा हो। जहां ज्यादा फायदा हो हम उनकी तरफ ही जाएंगे। चूंकि आप भाटावाड़ी पंचायत के मुखिया है और भाटावाड़ी की एक घटना काफ़ी कुछ दिनों पहले सुर्खियों में रही और काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस पर अपनी राय रखा। एक उम्र में को लेकर के अलग अलग राय है, कोई 2.5 साल कोई 6 साल बता रहे हैं, जो भी हो। बलात्कार जैसी घटना जो पहले हमारे सीमांचल के लिए नई चीज़ थी, लेकिन अब सरेआम होते जा रहा है। फरिंगुरा में भी एक रेप का घटना है, उसके बाद जो उनके चाचा थे उनको भी पीट पीट कर हत्या कर दिया था, कुछ लोगों द्वारा कैंडल मार्च भी निकाला गया। इस तरह की जो घटनाएं होती है, क्राइम दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है सीमांचल में। ये कमी हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधियों की है या फिर हमारे यहाँ के बड़े नेता जैसे सांसद विधायक की है या फिर प्रशासन की है? नहीं, देखिए इसमें एक तो सबसे पहली बात ये, ऐसी घटनाएं आपको और हमको बहुत मर्माहत करती है। ये काफ़ी जघन्य अपराध है। इस तरह की कई घटनाएं हुई है हमारे यहाँ, जैसा अभी जो जिस घटना की आप बात कर रहे हैं, फिर फरिंगोला में हुआ, फिर हमारे भाटावाड़ी ही में एक महिला की जो का मर्डर हुआ था। तो ये सब घटनाएं है ना, हम सबको काफ़ी मर्माहत करती है और काफ़ी निंदनीय है। ऐसी घटना की जितनी भर्त्सना करिए वो कम है। अब एक बात ये रही कि आप ये कह रहे हैं कि भाई प्रतिनिधि की कमी रही है इसमें या प्रशासन की कमी है कि ऐसी घटनाएं होती हैं। पहली बात तो ये है कि हम लोग कभी काउंसलिंग नहीं करते हैं। अब होना ये चाहिए था कि प्रशासन को और जो हमारे यहाँ प्रतिनिधि हैं, हम सबको एक कोऑर्डिनेशन बनाना पड़ेगा और ये कोऑर्डिनेशन बना करके आम आदमी तक और खासतौर से युवाओं में, जो या तो किसी कारणवश भी वो बहक गए हैं या फिर किसी अपराध की तरफ अगर वो अग्रसर हो रहे हैं, तो इनको रोका कैसे जाए। इनके लिए आपको एक कोऑर्डिनेशन बनाना पड़ेगा, तमाम लोगों को लेके लोगों से बात करनी पड़ेगी, संवाद करनी पड़ेगी और एक काउंसलिंग करना पड़ेगा ताकि लोगों के ज़हन को बदला जाए और लोगों को मोटिवेट करने के लिए जो हमारे यहाँ बड़े पदों पर है ऐसे लोगों, क्योंकि बड़े लोग जहाँ भी बैठते हैं उनका एक अलग महत्व होता है। जाहिर सी बात है कि ऐसे प्रतिनिधि जहाँ बैठेंगे तो लोग आएंगे, युवा आएंगे, तो युवाओं को अच्छे रास्ते पे वो कैसे चले, उनके लिए आपको काउंसलिंग करना पड़ेगा। इसलिए ये कहीं ना कहीं प्रशासन की और तमाम प्रतिनिधियों की चूक है, हम सब लोगों की चूक है। हम इस मामले में कभी अपने लोगों को इसके द्वारा हम लोग परामर्श नहीं देते हैं कि भाई आपको किस रास्ते पे चलना चाहिए। अगर वो गलत रास्ते पे है तो उसको सही रास्ते पे कैसे लाया जाए, इसके लिए आपको और हमको सबको सोचने की जरूरत है। भाटावाड़ी पंचायत के मुखिया हैं वो एक अलग सी बात है, लेकिन पूरे बहादुरगंज में भी आपकी एक पकड़ है और सारे जगहों में आप जाते रहते हैं। तमाम तर मुखियाओं से आपकी जो घुलमिल है वो किसी छुपी हुई नहीं है। चूंकि आप बहादुरगंज से, तो हम जानना चाहेंगे बहादुरगंज की ऐसी 3-4 मूलभूत समस्याओं का आप बताएं जिनका निदान जल्द से जल्द होना जरूरी है। आप तो सबसे पहले एक मुद्दा जो स्वच्छ जल की बात की है कि तमाम लोगों को स्वच्छ जल मिलना चाहिए। इसके लिए अब जो भी करना पड़े, जो प्रशासन को करना चाहिए, जो विभाग हैं उन विभाग को इस पे कदम उठाने की ज़रूरत है। दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ अभी आपको बहुत ताज्जुब की बात होगी रमेश भाई, कि लोगों को खेती करने के लिए जो एग्रीकल्चर की तरफ से ट्रांसफार्मर लगाना है, लोगों का ट्रांसफार्मर नहीं लग रहा है, लोगों को कंज्यूमर नहीं बनाया जा रहा है। लोगों को अगर कोई कंज्यूमर बन के बैठा हुआ भी है तो उसको कनेक्शन नहीं दिया जा रहा है। ये सबसे बड़ी, आप जब जानते हैं कि हमारे यहाँ हम लोग खेती पर डिपेंड करते हैं, हमारे पास जो थोड़ी थोड़ी हमारे यहाँ गरीब मजदूर जो लोग हैं या मिडिल क्लास के लोग हैं, हम लोग सब कोई किसी के पास 2 बीघा 4 बीघा 5 बीघा इस तरह का खेत है और उसी पे हम लोग डिपेंड करते हैं। लेकिन बिजली विभाग की तरफ से या प्रशासन की तरफ से जिला पदाधिकारी महोदय से भी हम लोग अनुरोध करते हैं कि बिजली विभाग वाले से भी इस बात पे उससे बात की जाए कि लोग इतने दिनों से कोई अगर कंज्यूमर बना हुआ है लेकिन उसको कनेक्शन नहीं मिल रहा है और कनेक्शन नहीं मिलने की वजह से कम कीमत में लोग अपना वो नहीं कर पा रहे हैं, पटवन नहीं कर पा रहे हैं। अगर खेतों में अगर उसको कम कीमत में पैसा, आज के डेट में अगर आप मशीन से अगर पानी पटाते हैं तो कम से कम 250 रुपया 300 रुपया घंटा लग जाता है। 1 घंटे का 300 रुपया लगता है, तो किसानों को काफी महंगाई का सामना करना पड़ता है। और यही चीज अगर लोगों को कनेक्शन दे दिया जाए, लोगों को मीटर दे दिया जाए और ट्रांसफार्मर का व्यवस्था कर दिया जाए एग्रीकल्चर वाले की ओर से, तो लोग आसानी से अपनी खेती कर लेंगे। ये दूसरी हमारी समस्या है। अब तीसरी समस्या हमारी सबसे बड़ी ये है कि अभी चूंकि बहादुरगंज विधानसभा में आपका टेरागाछ है, अब अगर आप टेरागाछ जाना चाहेंगे तो आपको बहुत दिक्कत होती है,
चूंकि एक बिल्कुल एक तरह से समझिए कि एक संकीर्ण रास्ता है। तो बहुत दिनों से ये बात चल रही है कि ये बहुत बड़ी समस्या है कि भाई इस रोड का चौड़ीकरण का काम होना चाहिए। तो इसलिए हमारे बड़े जो प्रतिनिधि हैं, हमारे जो लीडर लोग हैं, इनसे भी हमारा अनुरोध है कि जितना जल्द से जल्द हो सके इस पे काम होना चाहिए। ये कुछ हमारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पे हम चाहेंगे कि इस पे कार्रवाई हो। टेराकाज का जिक्र किया आपने, वहाँ पर एक पुल है लोदाबाड़ी पुल, जो कि बहुत लंबे समय से उसे बनना चाहिए था लेकिन नहीं बन कोई आज का मामला नहीं है, 15-20 साल पहले का है। वहाँ पर बालू खनन जो है अवैध तरीके से हो रहा है, और जो लोकल विधायक है उनके आप अपने कुछ समस्याओं को बताया, उनके काफ़ी आप करीबी माने जाते हैं। क्या कभी यहाँ के मौजूदा विधायक तक इन सारी चीज़ों को लेकर आपने बात रखा? अगर रखा तो उसके द्वारा क्या जवाब दिया गया? नहीं, विधायक जी से हर छोटी बड़ी मुद्दों पे बात होती है, और कोई भी जब कोई छोटा मुद्दा भी होता है तो उन पे उनको शेयर करते हैं, उनसे बात होती है। और जब भी बात हुई है तो विधायक जी बिल्कुल सकारात्मक जवाब देते हैं कि हाँ, आप इस पे कार्रवाई कर रहे हैं, इस पे बात कर रहे हैं, और कई बार किए भी हैं। अब ये रहा कि भई जिस विभाग से ये ताल्लुक रखता है, अब ये विभाग के लोग उस पे कितना वो हो करके संवेदनहीनता आप दिखा रहे हैं। तो अगर वो उस पे बिल्कुल संवेदनशील हों तो इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। आज आप मुखिया हैं, इससे पहले आप समाज सेवा करते रहते थे। ये जो दोनों गैप है, मुखिया होने के और मुखिया नहीं होने के, दोनों में क्या अंतर है? इस अनुभव को हम चाहेंगे कि शेयर करें। जब आप मुखिया नहीं थे तब के अनुभव को, उस समय कौन सी समस्या थी, उस समय क्या लग रहा था? अब जब मुखिया बन गया, अब कैसी जिम्मेदारियां बढ़ी है? लोगों का जो प्यार था, क्या उसमें बढ़ोतरी हुई है? लोगों की जो एक ये होती है, मैंने क्या बोलते हैं उस शब्द को, जिससे उम्मीदें होती है, वो उम्मीदें किस प्रकार बढ़ी है? हम चाहेंगे कि इस गैप को पर कोई महसूस बात है। देखिए, आप जब सिर्फ आप एक सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं, तो आप ऐसे मुद्दों पे बात करते हैं जहाँ पे लग रहा है कि नहीं भाई यहाँ पे लोगों के साथ गलत हो रहा है या लोगों को नज़रअंदाज किया जाता है, चाहे वो किसी विभाग के द्वारा या किसी पदाधिकारी के द्वारा या और किसी विभाग के द्वारा। तो आप उस पे खुल के बात करते हैं, और उस पे कि भाई इसका सॉल्यूशन कैसे निकले या इसका कैसे समाधान हो, उस पे सिर्फ बात करते हैं आप। और जब आप एक किसी पद में अगर आ जाते हैं तो उसकी एक जिम्मेदारी होती है, और उस जिम्मेदारी के साथ आपको काम करना पड़ता है। दूसरी बात क्या है कि जब आप किसी पद में होते हैं तो काफ़ी लोगों को आपसे उम्मीदें होती है, और अब जाहिर सी बात है, आप समझ रहे हैं, चूंकि आप भी राजनीति से जुड़े हुए हैं, सामाजिक कार्य से जुड़े हुए हैं, तो आप समझ रहे हैं रमेश भाई कि इसमें लोगों की उम्मीदों पे आपको खरा उतरना भी है, और आपको लोगों के समस्याओं का समाधान भी करना है। और चूंकि जब एक आप पंचायत प्रतिनिधि की बात करते हैं तो हम लोग एक मुखिया हैं, और हमारा जो दायरा है सिर्फ पंचायत का है। इस पंचायत में तमाम आपके अपने लोग हैं, और अक्सर मामला ये होता है कि एक दूसरे के साथ किसी का मामला हो जाता है, तो आपको एक सामंजस्य बनाना पड़ता है कि दोनों को आपस में कैसे मेहनत करके और एक बढ़िया तालमेल बना करके दोनों को आपस में जो सामाजिक तौर पे जो एक फैसला होता है वो करना पड़ता है। तो इसलिए थोड़ी सी दिक्कत तो होती है कि, और फर्क ये है कि अब जब सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं तो खुल के हर मुद्दों पे बात करते हैं, और जब आप पद में आ जाते हैं तो फिर अपने ही लोगों को देख करके उसी हिसाब से आपको फिर तय करना पड़ता है कि आपको किस तरह से काम करना है। पद जिम्मेदारियां बढ़ा देता है, क्योंकि एक जनप्रतिनिधि तो आप हैं, लेकिन युवाओं के भी काफी चेते रहे हैं। अक्सर युवाओं का कैंडल मार्च हो या कोई धरना प्रदर्शन हो, आप जाते हैं तो एक बड़ा तबका आपको फॉलो करता है। चूंकि आप शादीशुदा है और बहुत सारे युवा ऐसे होंगे कि जो सोच रहे कि हम भी करें, क्या राय होगा, कर लेना चाहिए जितना जल्दी, या फिर जैसे है वैसे ठीक है? नहीं नहीं, बिल्कुल कर लेना चाहिए। इसलिए कर लेना चाहिए हम तमाम युवाओं से कि इसलिए जल्दी कर लेना है क्योंकि आपको तो घर बसाना है, जो आप हर हिसाब से, दुनियावी हिसाब से भी और जिम्मेदारियों के हिसाब से भी आपको ये करना ही पड़ेगा। विवाह तो एक बिल्कुल ज़रूरी कदम है, वो उठाना पड़ेगा। लेकिन ये क्या है कि इससे जितना जल्दी हो सके वो करे, लेकिन उससे पहले क्या होगा कि सब रोजगार में आ जाए, सबका सेटलमेंट हो जाए। तो हमारे यहाँ बहुत युवा हैं जो सही फैसला नहीं ले पा रहे हैं कि उनको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ मजबूरियां भी है, हमारे यहाँ रोजगार की कमी है। तो इसलिए अब उसके भरोसे पे, सरकार के भरोसे पे या दूसरे भरोसे पे बैठ के रहने से अच्छा है कि जितना जल्दी हो हमारे युवा। आजकल रमेश भाई, मीडिया के माध्यम से बात नहीं करनी चाहिए कि हमारे यहाँ कुछ युवा हैं जो बुरे लत की तरफ बढ़ रहे हैं, ये बहुत अफसोसनाक बात है। तो इसलिए हम तमाम युवाओं से ये हमारा एक अनुरोध है कि ये जो भी युवा गलत रास्ते की तरफ हैं वहाँ से वो
अपने सही रास्ते पे आ जाएं, क्योंकि उनकी ज़िंदगी है, काफ़ी काफ़ी महत्व है उसके जीवन में, उनके माँ-बाप हैं, उनके परिवार है, भाई-बहन है, तो सबका ख़्याल रखना पड़ेगा। इसलिए जो भी युवा गलत रास्ते में हैं, वो उस रास्ते को छोड़ के सही रास्ते पे आ जाएँ और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए जिस काम कभी छोटा नहीं होता है, चाहे आदमी शुरुआत तो करे, छोटा काम हो या बड़ा काम हो, पहले वो काम पे आ जाए, कुछ रोज़गार वो पाले, फिर जितना जल्दी हो वो शादी-विवाह कर ले। अब बात शादी ब्याह की चल रही थी और लोगों को एक राय दे रहे थे। आप अगर अपनी राय को साझा करें कि आपको अभी अच्छा लगता है या जब आप मैरिड नहीं थे, जब आप अनमैरिड थे, वो लाइफ ठीक था या अब ठीक लग रहा है? हम चाहेंगे कि आपकी जो अपनी अनुभव है उसे साझा करें। अब देखिए, ये तो बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी वाली बात कह रहे हैं रमेश भाई, तो ये हमको लगता है कि आपके मीडिया के माध्यम से खुल के बोलना बड़ी मजबूरी हो जाएगी, क्योंकि दिक्कत ये है, जब देखिए शादी है, शादी में आप बिल्कुल ज़िम्मेदारियों में आते हैं और बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है ये, क्योंकि आपका जब परिवार होता है, तो आप अपने परिवार की ज़िम्मेदारी के साथ-साथ पूरे समाज की ज़िम्मेदारी को भी समझते हैं और आपको ये महसूस होता है कि आप अपने वैवाहिक जीवन में जिस तरह से हैं, तो कहीं-कहीं पे बहुत लोग आज के डेट में वैवाहिक जीवन में काफ़ी दिक्कतें आ रही है लोगों की, जिसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम आ रहा है। तो ये क्या है कि आपको एक सामंजस्य बिठाना पड़ेगा कि अब वो तो ज़ाहिर-सी बात है कि जब आप भी कुँवारे थे और हम भी अगर कुँवारे थे, तो अब कुछ तो हम लोगों को अलग लुत्फ़ मिल रहा था, लेकिन आप उसके चक्कर में रह कर के वैवाहिक जीवन तो खराब नहीं कर सकते हैं। चलिए बातें हो रही थी, एक बात ज़हन में आ रहा था मेरा कि अगर भाभी देख रहा हो इस वीडियो को और ये बहुत कम मौका मिलता हो कि सार्वजनिक सोशल मीडिया से उन्हें कहा जाए, अगर वो इस वीडियो को देख रही हो तो उनके लिए कोई स्पेशल मैसेज हो, कोई बातें हो जो हम चाहेंगे कि वो भी सुने और पूरी दुनिया भी सुने, उनके लिए आप क्या राय रखते हैं? क्या सोच है उनके प्रति आपका? देखिए, हम तो अपने परिवार का जितनी तारीफ़ करें उतनी कम है, चूँकि अभी अभी लगभग 15 महीना पहले हम लोग इलेक्शन जीते हैं। इससे पहले 2 बार अमित भाई इलेक्शन हम हारे हैं और काफ़ी संघर्ष भी किए हैं और उस संघर्ष के दौर में भी हमारी जो पत्नी है, वो हमेशा हमारी हौसला अफ़ज़ाई की है और उस दौर में भी अपने बच्चों को सँभालना, फिर हम जैसे लोगों को जो इलेक्शन हारने के बाद आप समझ ही रहे थे कैसी मानसिकता होती है। लेकिन उस वक़्त भी इतना हौसला अफ़ज़ाई करना, ये बहुत तारीफ़ काबिल है और हम चाहते हैं कि हमारी पत्नी जिस तरह से बहुत बेहतर तरीके से घर चला रही है, हम चाहते हैं कि जितने भी हमारे भाई हैं और जितने भी लोग हैं जिनकी पत्नियाँ हैं, और सबसे हमारा ये अनुरोध है कि बहुत लोग कोई ज़रूरी नहीं कि पहले ही इसमें कामयाबी मिल जाए। जिस रास्ते पे जो भी हो, जिस लाइन पे भी हो, जिसको अगर कामयाबी नहीं मिलती है, तो कम से कम परिवार में कोई कलह पैदा ना हो उसकी वजह से। और सब लोग हैं कि अपने-अपने जो पतिदेव हैं, सबको हौसला अफ़ज़ाई करते रहें। कहीं अगर कोई नाकाम हो रहे हैं, तो उसको कामयाबी के लिए हौसला अफ़ज़ाई करते रहें। एक आखिरी सवाल आपसे ये था कि कुछ ही दिन पहले हमने एक इंटरव्यू चलाया था, शाहीन नाम से एक संस्था हमारे यहाँ पर आई हुई है, चूँकि सीमांचल में मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है और हाफ़िज़ों के लिए वो चीज़ लेकर आया है कि अब हाफ़िज़ लोग भी इंजीनियर बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, वकील बन सकते हैं, वो उसकी पढ़ाई कर सकते हैं और इसका संस्था कई जगह दिया गया है। हम चाहेंगे कि हमारे वीडियो केडीबी लाइव में जाकर वो देख सकते हैं। इसको लेकर इस तरह की चीज़ों को लेकर आप क्या कहेंगे? ये बहुत अच्छी पहल है, ये बहुत बेहतर कदम है कि कोई आदमी अगर इस चीज़ को लेकर के कोई हाफ़िज़ बना है या जो हाफ़िज़ बन चुका है, अब उसको इंजीनियर बनना हो या दूसरे अगर वो चाहते हैं कि उसकी आकांक्षा है कि भई हम इससे बढ़ के कुछ अच्छा भी कर सकते हैं अपने इलाके के लिए, अपने मुल्क के लिए, तो और इस पे कोई आदमी अगर बढ़-चढ़ कर हिस्सा ले रहा हो और उसको अगर पुश कर रहा हो, कि उनकी मेहनत से अगर वो कामयाब हो जाता है, तो ये बहुत अच्छी पहल है और इस पे जहाँ ज़रूरत पड़ेगी, अगर हम लोगों को भी ज़रूरत पड़ेगी, तो हम लोग भी इस पे अपना वक़्त देंगे। कहीं मेहनत की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम लोग मेहनत भी करेंगे। लास्ट सवाल आपसे ये था कि सवाल तो नहीं है, एक मैं चाहूँगा कि एक संदेश दे दें आप युवाओं के लिए और ख़ास करके बहुत सारे युवा सोशल मीडिया में गाली-गलौज करते हैं, लड़ाई-मार करते हैं। एक नशा है, मैं नशा का नाम भूल रहा हूँ, आज बड़े पैमाने पर हो रहा है। हालाँकि हमारा बहादुरगंज से थोड़ा-सा स्मोक का जो नशा है, उसका चलन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। दीगर बात है कि बहादुरगंज थोड़ा-सा उससे अभी बचकर है, लेकिन अगर और प्रखंडों की आप बात करें तो काफ़ी तेज़ी के साथ ये चीज़ें बढ़ रहा है। तो ये कौन-सा नशा में नाम इसमें को लेकर एक सलाह देना चाहिए युवाओं के लिए, लास्ट मैसेज आपकी तरफ से। देखिए, ये बहुत चिंताजनक बात है और जहाँ युवाओं से काफ़ी उम्मीदें हैं,
हर इलाके को उम्मीद है, पूरे मुल्क को उम्मीद है कि युवा है जो बहुत कुछ कर सकते हैं, काफ़ी तब्दीलियाँ ला सकते हैं। अब यहाँ बहुत तब्दीलियाँ लाने की जगह में अगर युवा स्मैक की तरफ या दूसरी नशाओं की तरफ अगर चले जाए, तो चूँकि ये अभी आप देख ही रहे हैं रमेश भाई, पंजाब जैसी जगह या कई और स्टेट है जहाँ पे काफ़ी नशा की वजह से काफ़ी परेशान है, पूरा स्टेट परेशान है। तो अभी ये जो स्टार्टिंग है, ये शुरुआत है, अभी से ये पता चल रहा है कि भाई हमारे युवा कहाँ-कहाँ से कौन-कौन सी जगह से, जैसा अभी बता रहे थे कि बहादुरगंज में कम है और जगह ज़्यादा है। तो जहाँ ज़्यादा है वहाँ पे भी चिंता करने की ज़रूरत है, और यही बात आपको कह रहे हैं ना कि ये इसके लिए पहल करने की ज़रूरत पड़ेगी कि भाई हमारा युवा बहक रहा है, और बहकने की वजह क्या है, इसके लिए उसको मोटिवेट करने की ज़रूरत है जितना जल्दी हो सके। और हम युवाओं से ये बिल्कुल फिर दोबारा पुनः ये हमारा एक अपील है कि युवा नशाओं को छोड़ दे। ये इससे क्या होता है कि नशा से आप तो अब खुद बर्बाद हो ही जाएंगे, साथ साथ आपका जो परिवार जिससे आपकी पूरी उम्मीदें जुड़ी हुई है, जो आपके लिए ख्वाब देख रहे हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा कर सकते हैं, और आप अगर नशे में चले गए तो फिर तो ये आप भी बर्बाद हो जाएंगे, परिवार भी बर्बाद हो जाएगा, फिर हमारा देश भी काफ़ी नुकसान में चला जाएगा। इसलिए हम आपसे एकदम पुरजोर ये हमारा अपील है कि हमारे युवा बिल्कुल सही रास्ते पे आए, नशा से दूर हो जाए और अपने अपने रोजगार में लगे और अपनी जिंदगी को खुशहाल बनाए। बहुत बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया। ये थे बहादुरगंज विधानसभा अंतर्गत भाटाबाड़ी के मुखिया मिस्कात आलम साहब। हम दोनों के बीच जो बातचीत हुई, अगर ये बात आपको सही लगता है, अगर कोई बातें सही लगा हो, तो हम चाहेंगे कि आप कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। मर्यादित तरीके से हम अपनी बातों को कमेंट के मार्फत रख सकते हैं। हम चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, पेज को फॉलो करते रहें, खबरों को शेयर करते रहें। विदा लेते हैं आपसे। धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब।